अक्सर हिस्ट्री की किताबों में हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा है कि उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। लेकिन ये पढ़ने के बाद आपने कभी ये सोचा है उसे भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, या फिर उसे क्या सच में भारत का नेपोलियन कहना भी चाहिए या नहीं? अगर इस सवाल का जवाब मुझे देना हो तो मेरा जवाब यही होगा कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहलाने के लायक नहीं है। और मैंने ऐसा क्यों कहा वो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। इसलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए कि हमारी हिस्ट्री की बुक्स में समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, इसके लिए हमें सिर्फ समुद्रगुप्त ही नहीं बल्कि नेपोलियन के बारे में भी पता होना चाहिए। लेकिन इस टॉपिक पर बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये टर्म कहाँ से आई थी कि समुद्रगुप्त इंडिया का नेपोलियन था। ये बात तब की है जब इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था। तब इंडिया में इंग्लैंड से कई ब्रिटिश हिस्टोरियन आए थे और उन्हें इंडिया की हिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री की पर कई किताबें भी लिखी थी। उन्हें हिस्टोरियन में से एक ब्रिटिश हिस्टोरियन विंसेंट आर्थर स्मिथ थे। पहली बार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। उन्होंने अपनी किताब दी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये टर्म 1904 में दी थी। स्मिथ ने ये तुलना इसलिए की थी क्योंकि समुद्रगुप्त ने अपनी जबरदस्त सैन्य अभियानों और सफल जीतों से इतिहास में अपनी जगह बनाई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में की थी। लेकिन क्या ही उसकी ये तुलना सटीक थी, क्योंकि दोनों ही अलग अलग टाइम पीरियड से बिलोंग करते थे। तो अब अपने सवाल का जवाब पाने के लिए हम समुद्रगुप्त एंड नेपोलियन की लाइफ, स्ट्रगल और अचीवमेंट को अलग अलग पार्ट के जरिए समझेंगे। तो सबसे पहले हम उन दोनों के फैमिली बैकग्राउंड की बात करते हैं। समुद्रगुप्त एक प्राचीन और शक्तिशाली परिवार से बिलोंग करते थे। इनका जन्म लगभग 4th सेंचुरी में गुप्त वंश के दूसरे सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और उनकी रानी कुमार देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। उनके पिताजी चंद्रगुप्त और गुप्ता डायनेस्टी के संस्थापक थे। एक्चुअल में गुप्त डायनेस्टी के फाउंडर तो श्री गुप्त थे, बट रियल फाउंडर चंद्रगुप्त को ही माना जाता है। समुद्रगुप्त के पिता का बैकग्राउंड तो स्ट्रॉन्ग था ही, लेकिन उनकी माँ कुमार देवी भी लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी और लिच्छवी वंश उस टाइम पीरियड में एक शक्तिशाली वंश था। इसलिए कुमार देवी से विवाह के बाद चंद्रगुप्त और पावरफुल हो गए और इस प्रकार समुद्रगुप्त को बर्थ से ही एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड मिला और इसलिए समुद्रगुप्त का बाल्यावस्था से ही राजनीति और युद्ध कला में प्रशिक्षण शुरू हो गया था। उसके पिता चंद्रगुप्त का अपने पड़ोसी राज्यों से राजनीतिक संबंध मजबूत करना ही सबसे बड़ा एम्बिशन था, जिसकी वजह से समुद्रगुप्त को पहले ही डायरेक्शन मिल गई थी। समुद्रगुप्त ने आगे जाकर अपने पिता की नीति को ही फॉलो किया और दूसरे राज्यों से अपने राजनीतिक संबंधों को स्ट्रॉन्ग करने पर लगा रहा। वहीं दूसरी ओर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को कौशिका द्वीप के अजेक्सियो शहर के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिताजी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी नेपोलियन लकी थे क्योंकि उनके पिता ने उसे बचपन में ही फ्रांस भेज दिया था ताकि वह वहाँ की सबसे बेहतरीन मिलिट्री एजुकेशन प्राप्त कर सके। उन्होंने ब्रियन ले सातो और पेरिस की मिलिट्री एकेडमी से एजुकेशन ली थी और फिर अपनी योग्यता और अनुशासन के चलते नेपोलियन ने कम उम्र में ही फ्रांसीसी सेना में होनहार अधिकारी के रूप में पहचान बना ली थी। इन दोनों की फैमिली बैकग्राउंड से हमें ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त का पारिवारिक प्रशिक्षण और उनके रक्त में चलती राजवंशी परंपरा ने उन्हें एक स्ट्रॉन्ग बेस दिया था, जबकि नेपोलियन ने अकेले युद्ध और मिलिट्री बुद्धि के बल पर नाम कमाया था। लेकिन जब एम्पायर बिल्डिंग और लॉन्ग टर्म राज्य का सवाल आया तो समुद्रगुप्त एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के कारण ही समुद्रगुप्त एक लॉन्ग टर्म राज्य की स्थापना कर पाए, जबकि नेपोलियन ऐसा नहीं कर पाया था। इन दोनों के फैमिली बैकग्राउंड से ये तो क्लियर हो जाता है कि इन दोनों में यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समानता नजर नहीं आती है। इसलिए अब हम इन दोनों को एक राजा के रूप में देखते हैं। सबसे पहले हम समुद्रगुप्त की बात करते हैं। समुद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी के तीसरे सम्राट थे और उन्होंने अपने समय में पूरे भारत को एक साथ बांध दिया था। प्रयाग प्रशस्ति जिसमें उनकी इतिहास की जानकारी मिलती है कहती है कि उन्होंने 20 से ज्यादा राज्यों को अपना वसल बना दिया था। यहाँ पे वसल उन राज्यों के लिए प्रयोग किया गया है जिन्हें हराने के बाद उनके राज्य वापस लौटा दिए जाते थे। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपनी नीतियों के बल पर पूरे नॉर्थ इंडिया को जीत लिया था और एक संघ के रूप में बना दिया था। और उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ एक चतुर नीति भी अपनाई थी। विजय होने के बाद भी वो अपने दुश्मनों को मारते नहीं थे, बल्कि उनको उनकी गद्दी वापस दे देते थे। लेकिन अब उन राज्यों को समुद्रगुप्त को ट्रिब्यूट देना पड़ता था। यहाँ पे ट्रिब्यूट का मतलब टैक्स से है। उनकी ये नीति ही दिखाती है कि उनमें शक्ति के साथ साथ एक प्रगतिशील सोच भी थी। साथ ही वह अपनी प्रजा में पॉपुलर भी थे क्योंकि वह अपनी प्रजा का ध्यान अपनी संतान की तरह रखते थे। वहीं दूसरी ओर नेपोलियन का अप्रोच बिल्कुल अलग था। जब उन्होंने यूरोप पर अपनी छवि बनाने शुरू की तब हर जगह पर उन्होंने अपना डायरेक्ट रूल लागू कर दिया था। नेपोलियन सिर्फ दुश्मनों को हराने पर यकीन नहीं रखते थे, बल्कि उन पर अपनी हुकूमत थोपने पर भी विश्वास रखते थे। इस
इसीलिए उनका एम्पायर ज्यादा अनस्टेबल हो गया था और एम्पायर के अनस्टेबल होने की वजह से एम्पायर का अंत बहुत ही बुरा हुआ था। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त और नेपोलियन में एज ए किंग के तौर पर, एज ए रूलर के तौर पर समुद्रगुप्त एक बेटर रूलर है। बिकॉज जहाँ पे समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड इंडिया का गोल्डन एज था, वहीं पे नेपोलियन का टाइम पीरियड बहुत ही जल्द खत्म हो गया था। अब हम इन दोनों की स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस की बात करते हैं। जहाँ पे समुद्रगुप्त हिस्ट्री में अपने डिप्लोमेसी के लिए फेमस था, वहीं पे नेपोलियन अपने एग्रेशन के लिए फेमस था। सबसे पहले समुद्रगुप्त की बात करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समुद्रगुप्त एक महान योद्धा था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी इंटेलिजेंस पावर थी। उन्होंने अपने समय में सबसे बड़ा राज्य को अपना वसल बनाकर एक यूनाइटेड इंडिया का निर्माण किया था। उनकी कूटनीति और हार्श डिसिप्लिन मिलिट्री टैक्टिक्स की वजह से वो अपने दुश्मनों पर सिर्फ विजय पाते नहीं थे, बल्कि उनका दिल भी जीत लेते थे। क्योंकि समुद्रगुप्त जानते थे वे नॉर्थ इंडिया में रहकर साउथ की ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए उन्होंने जब साउथ में कैंपेनिंग किया तो साउथ इंडिया किंगडम के पल्लव, चोल्स और पांडव्स को हराने के बाद उनका राज्य हथियाने की जगह पे उन्हें वापस लौटा दिया और उनके राजाओं को अपनी पोजीशन पर वापस बैठा दिया। लेकिन उसके बदले में ये राजा उनके हर महीने ट्रिब्यूट देते थे। यहाँ पे ट्रिब्यूट का मतलब टैक्स है। ये काम दिग्विजय कैंपेनिंग के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त के ट्रिब्यूट सिस्टम ने उनके एम्पायर को कभी भी गिरने नहीं दिया था। के उल्टा नेपोलियन के एग्रेशन के कारण नेपोलियन का एम्पायर उनके अपने ही हाथों में कमजोर हो गया था। नेपोलियन की स्ट्रेटेजी में बैटल्स पर फोकस थी। वो अपने शत्रुओं को हराने में माहिर थे और इनकी इसी नीति के कारण उसने 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का एम्पीरियर घोषित कर दिया था। ये एक अलग अप्रोच था क्योंकि उस टाइम में फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद मोनार्की को खत्म कर दिया गया था और वहीं पे नेपोलियन ने फ्रांस के अंदर मोनार्की सिस्टम को एक बार फिर से शुरू कर दिया था। नेपोलियन के समय का सबसे बड़ा युद्ध था बैटल ऑफ द ऑस्ट्रेलिस, जो कि 1805 में हुई थी, जिसमें उन्होंने रशिया और ऑस्ट्रिया की जॉइंट आर्मी को हराया था। ये उनके मिलिट्री जीनियस की एक शाइनिंग एग्जाम्पल था और इस युद्ध ने उनको पूरे यूरोप में एक पावरफुल फिगर बना दिया था। अब इस जीत के बाद नेपोलियन का कॉन्फिडेंस और एग्रेशन और बढ़ गया था। इसी कॉन्फिडेंस के कारण उसने रशिया का कैंपेनिंग कर दिया। लेकिन 1812 का रशिया का मिशन उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। ये मिशन तब का एक बड़ा इंसिडेंट था जहां नेपोलियन ने अपनी आर्मी को रशिया में भेज दिया था, लेकिन रशिया के ठंड और नेपोलियन की गलतियों की वजह से उनका पूरा मिशन फेल हो गया था और उन्होंने अपने सोल्जर्स का एक बड़ा हिस्सा खो दिया था। और उसके बाद 1815 का बैटल ऑफ द वाटरलू नेपोलियन के डाउनफॉल का सबसे इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था। इस युद्ध के बाद उनको एक्सिल कर दिया गया था और फ्रांस का उनका एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो गया था। इस तरह से हर कैंपेनियन में उन्होंने अपने एम्पायर को ओवर स्ट्रेस कर दिया। नेपोलियन की प्लानिंग कभी लॉन्ग टर्म नहीं थी और हर चीज को कंट्रोल करने की उसकी जिद ने उसके पूरे एम्पायर को ही खत्म कर दिया। वहीं अगर हम इनकी कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन की भी बात करते हैं तो जहाँ पर समुद्रगुप्त के समय में जो कल्चरल प्रोग्रेस हुई थी उसने भारत को एक नए युग में दाखिल कर दिया था। गुप्त साम्राज्य को हम गोल्डन एज कहते हैं क्योंकि ये दौर कला और विज्ञान का था। संस्कृत, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और आर्किटेक्चर में गुप्ता एरा का कंट्रीब्यूशन अविश्वसनीय था। उस समय लिखी गई टेक्स्ट जैसे कालिदास की कविताएं, आर्यभट्ट का गणित आज भी दुनिया में फेमस है और इसीलिए गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड को इंडिया का गोल्डन एज भी कहा जाता था। वहीं दूसरी ओर नेपोलियन के दौर में यूरोप में एक पॉलिटिकल और लीगल रिफॉर्म आया था। नेपोलियन कोड जो उन्होंने बनाया था वो आज भी कई देशों में कानूनी फ्रेमवर्क के आधार है, लेकिन नेपोलियन का कल्चरल इम्पैक्ट समुद्रगुप्त के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा था। एंड फाइनली वीडियो के कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेपोलियन एक सक्सेसफुल मिलिट्री कमांडर था और यूरोपियन हिस्ट्री में उसका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वह कभी भी एक सक्सेसफुल किंग नहीं बन पाया था। जबकि समुद्रगुप्त न सिर्फ एक सक्सेसफुल मिलिट्री कमांडर थे बल्कि वे एक पावरफुल किंग भी थे और इसीलिए गुप्ता डायनेस्टी को स्ट्रॉन्ग बनाने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल समुद्रगुप्त ने ही प्ले किया था। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन के साथ में कंपेयर करना चाहिए। इसलिए मुझे समझ नहीं आया विंसेंट स्पिट ने क्या सोचकर समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन कहा, जबकि इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। और आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। और लास्ट में वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।